और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादातर सर्वे में बीजेपी को बढ़त का अनुमान दिखाया गया। पोल्स ऑफ पोल्स में बीजेपी को 154 से 175 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बंगाल इलेक्शन से जुड़ी हुई। पोल्स ऑफ पोल्स में टीएमसी को 110 से 130 सीटों का अनुमान लगाया गया है। पोल्स में अन्य को 4 से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो पोलों का निचोड़ अगर हम कहें, पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि फिर बता दें आपको, ये एग्जिट पोल है, ना कि एग्जैक्ट नतीजे हैं। ये एग्जिट पोल हैं और इन पोल में कुछ अप एंड डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं जिन्होंने सर्वे किया उनका हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। मैट्रीज ने 125 से 140 सीटें टीएमसी के लिए दी हैं बंगाल में, जबकि 146 से 161 सीटें बीजेपी के खाते में देती हुई नजर आ रही है। चाणक्य का जिक्र करें, चाणक्य ने 130 से 140 सीटें टीएमसी को दिखाई हैं, जबकि बीजेपी के लिए 150 से 160 सीटें दिखाई गई हैं। जबकि प्रजा पोल ने 85 से 110 सीटें ही महज टीएमसी को दिखाई हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 178 से 208 का आंकड़ा प्रजा पोल दिखा रहा है। तो पोल डायरी ने भी सर्वे किया है और इस दौरान टीएमसी के लिए 99 से 127 सीटें पोल डायरी दिखा रही है, जबकि बीजेपी के लिए पोल डायरी के आंकड़े 142 से 171 तक दिख रहे हैं। जबकि पी मार्क बता दें आपको, पी मार्क ने 118 से 138 सीटें टीएमसी को दी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 150 से 175 सीटें पी मार्क देता हुआ नजर आ रहा है। यानी लगभग ये 5 पोल के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इन सभी पोल्स में जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है आंकड़ों में, और सरकार बनाती हुई एक नजर से कहें तो गलत नहीं होगा, दिख रही है बीजेपी सरकार बनाती हुई। हालांकि कुल 6 पोल्स बंगाल में हुए हैं, जिनमें से एक ने टीएमसी को बढ़त दिखाई, जबकि 5 ने भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में बढ़त दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें दिखती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग चाहे मैट्रीज हो, चाणक्य हो, प्रजापोल, पोल डायरी या पीमार की, सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान, बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहम्मद रियाज साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं टीएमसी से। साथ ही संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, शशिकांत त्रिवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं मोहम्मद रियाज साहब के पास जाऊंगा। मोहम्मद रियाज साहब, ये फिर बोल रहा हूं, ये एग्जिट पोल है, ना कि नतीजे हैं, लेकिन एग्जिट पोल टीएमसी के लिए बड़ा झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई झटका नहीं है, ये बंगाल ममता की है और ममता की ही रहेगी। हम लोग ने 12 कहा कि सूरज यहाँ कोई जुगनू न चलेगा, सूरज है यहाँ कोई जुगनू न चलेगा, तो कितना भी यहाँ सर पटक, यहाँ तू न चलेगा। ममता नहीं साक्षात दुर्गा है तेरे आगे, दीदी पे कोई मोदी का जादू न चलेगा। ये बंगाल है, बंगाल की सरजमीन, ये जमीन सेकुलर जमीन है और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान मुत्तहद होकर रहे। ये बहुत कोशिश किए थे कि लोगों के अंदर में दरार हो जाए, लोग आपस में लड़ जाए, लेकिन यहाँ की बंगाली वो मुंहतोड़ जवाब दी है। और आपने देखा कि जितने ये लोग कोशिश किए थे एसआईआर के जरिए से नाम काटना, लोगों के अंदर में नफरतें भरना, फिर जो लोग आए थे बाहर से यहाँ पर तकरीर भी कर रहे थे, तो ये नहीं बोल रहे थे कि हम लोग हमने उत्तर प्रदेश में ये। मोहम्मद रियाज साहब, आप कह रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी वापस लौट रही हैं, लेकिन आंकड़े तो कुछ और बयां कर रहे हैं। 3 सीटों से बीजेपी 77 सीट तक पहुंच गई पिछले विधानसभा चुनाव में। वोट प्रतिशत का आंकड़ा भी 8 से 10% का डिफरेंस, जिसकी 2-3% वोट परसेंट होते थे, वो आपकी पार्टी से महज 8-9-10% पीछे रह गई थी लास्ट टाइम। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा गैप नहीं था?
कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा जमीनी हकीकत आपको इल्म नहीं है। आप लोग जो कुछ आदमी से आप लोग लेते हैं, लेकिन जमीन पर जो लोग फायदा पा रहे हैं, जो लोग ममता बनर्जी के साथ में, जो लोग ममता बनर्जी के जरिया बनाए गए तमाम स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, वो लोग कभी भी बंगाल में नफरत को जगह नहीं देंगे। आप हमेशा देखिएगा, बंगाल हमेशा जो लोग काम किया, बंगाल उसके साथ रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है आप कह रहे हैं। शशिकांत त्रिवेदी जी, वाकई आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल हैं वो हमेशा सच बताते हैं, या इनमें भी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होते हैं? अगर 2-3 एग्जिट पोल्स का हम जिक्र कर लें तो ट्रेंड लगता है जैसे कुछ नजदीक जाता हुआ नजर आता है। 21 में भी 10 एग्जिट पोल हुए थे, 5 में टीएमसी को दिखाया गया था, 3 में बीजेपी, 2 ने कांटे की टक्कर भी दिखाई थी। 16 में 6 एग्जिट पोल हुए थे और सभी में लगभग ममता की वापसी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब अगर हम अब की बात करें तो भाई बीजेपी के लिए ज्यादा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी इन एग्जिट पोल से है? शशिकांत जी, देखिए, चुनाव में क्या होता है कि आपको क्षेत्रीय स्थिति भी देखनी होती है, दूसरा गणित देखनी होती है। अभी टीएमसी के पास 223 करीब सीट है, भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 66 है, 66 है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपना जो प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रांग की है। करीब जो पिछली बार का वोट परसेंटेज था 2021 इलेक्शन में, वो 38% तक गया है। कुछ जगह कम है, जैसे एक सुजापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10% था, जबकि टीएमसी के पास 50 के आसपास रहा, कहीं 48 से, कहीं 52 है, कहीं 54 भी है। तो बीजेपी को इस चुनाव में 10% हर सीट पे गेन करना है, मतलब टू बी अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। तो क्या ये एग्जिट पोल इस गणित पर बेस्ड है? और ममता बनर्जी को भी उतना ही लूज करना है। तो ये दोनों चीजें जब पॉसिबल होंगी तभी जो है आपको लगेगा कि ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत काम करता है। मध्य प्रदेश जैसा अगर आपको लगता है कि नहीं 100% जैसे बीजेपी ने गेन कर लिया था तो सीट्स मिल जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाए चमत्कार कि 29 आउट ऑफ 20 जैसे लोकसभा इलेक्शन में हुआ, या 163 सीट्स जो है सबको लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी पर बीजेपी ने 163% कर दी। मगर बंगाल जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ, साउथ और रार बंगाल। इनमें आप अगर देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वोटर्स हैं और ट्रेंड अलग अलग है। दूसरी बात होती है पार्टी का अपना एजेंडा क्या है। तो मध्य प्रदेश में जैसे राज्यों में आप देखेंगे तो केंद्र का एजेंडा और राज्य का एजेंडा ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ केंद्र कुछ अलग है, केंद्र की स्कीम वहाँ पहुंचती हैं तो वहाँ प्रोपोगेट होती हैं, क्या होती हैं तो कौन करता है। जाहिर है कि राज्य सरकार जब खिलाफ है तो वो अपना पहले परचम लहराएगी, बाद में आपके बारे में बताएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों में मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 77 से जो पिछली बार मिली थी अब शायद, लेकिन 65 करीब रह गई है, वो बढ़कर के 130 हो जाएंगी क्या? 100% गेन हो जाएगा। दैट मीन्स क्या वोटिंग परसेंटेज उसी पैटर्न पे उतना बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो ये एग्जिट पोल सही है। जो 10% का जिक्र आप करें, वाकई क्या गेन हो रहा है? और अगर वो गेन होता है तब तो बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में आएगी। लौटूंगा आपके पास संजय राणा जी। अभी ठीक बात है, ये 10% का जो गैप है इसे भी छोटा नहीं कहा जा सकता, उस नजरिए से भी हम समझें क्या? लेकिन चूंकि में भी शायद 60 लाख से प्लस ज्यादा वोटर काटे भी गए हैं, हटाए भी गए हैं, दोबारा जो रिव्यू किया गया या दोबारा जोड़ने की कोशिश की उनमें शायद 1000-2000 जुड़े हैं, बहुत ज्यादा जुड़े भी नहीं। तो नहीं लगता कि वो वहां एक गैप कम हो सकता है? कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग अभी भी है? देखिए, अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाएगी तो नो डाउट इस समय कांटे की टक्कर है। मैं कांटे की टक्कर इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जिट पोल में देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर है। देखिए, जहां तक बात हो रही आंकड़ों की कि 48% है, 38% पहले था, कितना स्विंग करेगा, कितना कितना बढ़ेगा, तो लेकिन आपको अगर पूरा एनालिसिस करनी पड़ेगी 2006 को भी देखना पड़ेगा। 2006 में यही ममता बनर्जी को 26% वोट मिला था और 2011 में उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया था।
तो 6 का अगर 26 से अगर वो 40 प्लस पहुंच जा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी 38 से क्या 44 पे पहुंच सकती है। 4% वोट उसका टीएमसी का कम नहीं होता। देखिए जो पूरी रणनीति बनाई गई है वो बहुत सेंट्रिक थी, वोट परसेंटेज उसके बाद आता है। देखिए मुद्दा क्या था भाई, महिला सुरक्षा का मुद्दा, क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा, क्या सनातन का था मुद्दा, क्या है डेवलपमेंट का था। तो ये एक मुद्दे बनाए गए। एक बाहरी नैरेटिव भी ममता बनर्जी ने सेट किया था बीजेपी के लिए। हाँ वही देखिए, ममता बनर्जी के पास सिर्फ एक मुद्दा था, बाहरी, गुजराती, इसके अलावा कोई मुद्दा वो घेर नहीं। आप बंगाली मानुस की बात हो रही थी, देखिए बंगाली मानुस से ही सब कुछ नहीं चल रहा। बंगाली मानुस वहां पे था 2006 से लेकर के अभी 2026 आ गए, 20 साल में डेवलपमेंट कहां से कहां चला गया ये बंगाली मानुस ने देखा है। जो इंडस्ट्री वहां पे एक जमाना था, सारे लोग कलकत्ता जाते थे नौकरी करने, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आज के दिन में बंबई दिल्ली आते हैं। तो एक मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था कानपुर और कोलकाता को, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट से आज कहां इंडस्ट्री हो गया, उसका ग्रोथ कहां पे चला गया। तो कहीं ना कहीं ठहराव आ गया है। उस ठहराव को कहीं ना कहीं इस बार की जनता तोड़ना चाहती है उस चीज से आगे आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ था, लोगों में जो भय की भावना थी उसको दूर किया गया। देखिए भय नहीं होगा तो आदमी निर्भीक होकर काम करता है। जब निर्भीक काम करता है तो रिजल्ट में आपको दिखेगा। हम ही नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी 161 सीट पा रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 135 सीट और 40 सीट भी पा जाती है, समझ लीजिए सरकार बना रही है। टीएमसी किसी भी हालत में 170 से अगर कम आती है तो समझ लीजिए उसकी सरकार नहीं बन रही है, या बन जाएगी तो 6 महीने में पलट जाएगी। तो बड़ा ही समीकरण डिफरेंट है। इस समीकरण को इस समय ये बड़ी बात आपने कही कि कंफर्टेबल मेजोरिटी केवल टीएमसी के लिए काफी नहीं होगी, ये बड़ी बात आपने कही। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक गुप्ता जी, एग्जिट पोल में अगर माने, एग्जिट पोल को अगर हम एग्जिट नतीजे मान लें तो फिर आपको बधाई है। जी धन्यवाद। ये एग्जिट पोल बड़े नतीजों के करीब दिख रहे हैं। निश्चित रूप से नतीजे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भय मुक्त वातावरण में बंगाल में चुनाव हुआ है, ये एक लोकतांत्रिक जीत है। और ये संकेत है कि भाजपा चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से 2 चरणों में ही 3 लाख सशस्त्र केंद्रीय बल डिप्लॉयमेंट करके चुनाव संपन्न कराया है, वो चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। और निश्चित रूप से जो बंगाल की जनता का मूड दिख रहा है, वो विकास चाहती है, वो एक भय मुक्त वातावरण चाहती है, महिलाओं की सुरक्षा चाहती है। ममता बनर्जी का बयान भी आया था, वो कह रही थी सीआरपीएफ के जवान बीजेपी को वोट डालने के लिए दबाव डाल रहे हैं वोटरों पर। ममता बनर्जी किसी भी रूप से ये कहने के लिए पात्र नहीं है। ममता बनर्जी एक गुंडा राज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। ममता बनर्जी गुंडों के दम पे सरकार चला रही थी, और बंगाल का गुंडा राज, बंगाल का सिंडिकेट, बंगाल का माफिया, बस यही सब टर्म्स रह गई है ममता सरकार में। इसके अलावा विकास की कोई बात नहीं कर दी। जैसा कि साथी पत्रकार महोदय ने भी कहा कि सारे बंगाल के लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, तो बंगाल में विकास के अवसर ही कहां है। तो इसी मुद्दे पे चुनाव हुआ है, सशस्त्र बलों की निगरानी में और उनकी कड़ी देखरेख में चुनाव रहा है। तो ये निश्चित है, संकेत है कि बंगाल में भाजपा स्पष्ट 150 प्लस सीट लेकर सरकार बनाने जा रही है। चलिए ठीक है, 4 तारीख का हमें जरूर इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल है ये भी, फिर मैं बता दूं एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है। राम पांडे जी के पास जाऊंगा। राम पांडे जी, कांग्रेस कभी सबसे बड़ी पार्टी बंगाल की रही है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप मैदान से ही बाहर हो गए, हथियार पहले ही डाल दिए, क्या हुआ सर? राम पांडे जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी राम पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, फिर आपके पास लौटूंगा। मोहम्मद रियाज साहब के पास एक बार फिर जाऊंगा। मोहम्मद रियाज साहब, जो आंकड़े अभी देखें, जो एग्जिट पोल हैं, उनमें वोट प्रतिशत में भी करीब 2.5% का फर्क नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए 42-42.5% वोट का अनुमान है, टीएमसी के लिए 40.8% का। यह बताता है 1% वोट भी करीब 10 सीटें, 10-15 सीट का फर्क दे देता है। तो फर्क तो दिख रहा है रियाज साहब। कोई फर्क नहीं है। आप ये लोग जो लोग आंकड़े बनाए हैं, ये सब बिके हुए जी, ये आंकड़ा नहीं, जमीनी हकीकी नहीं है, हकीकत नहीं है। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ गुंडा राज है,
तो इनके यहाँ पर कौन सा राज चल रहा है? इनके यहाँ तो जंगल राज चल रहा है। नहीं, वही उसी बंगाल की बात हो रही है जहां पर किसी दूसरे राज्य की पुलिस या सीबीआई को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई दूसरी सरकारी एजेंसी पहुंचती है, उसे पुलिस उस पर हमला कर देती है। ये उसी बंगाल की बात हो रही है ना। ये सुनिए, इसी तरह से पंजाब में भी तो लोग अरेस्ट कर लिए थे। पंजाब में भी तो अरेस्ट किया गया था, गुजरात में भी तो इस तरह से अरेस्ट किया गया था। बात वो नहीं है, बात है कि जो आदमी बोल जो आदमी जिस तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पर सीआरपीएफ की निगरानी में, सीआरपीएफ की सुरक्षा में अगर चुनाव हुए हैं तो ममता बनर्जी को इस पर आपत्ति क्यों थी? सीआरपीएफ भूल रहे हैं पिछले चुनाव में 58 लोग मारे गए थे। ये क्या नहीं है? सुनिए, सुन लीजिए रियाज जी को, फिर आ रहा हूं आपके पास। आपके टाइम में हमने कुछ नहीं कहा था, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। खाली यहाँ पर ट्रंप का आना बाकी था, बाकी तो तमाम लोग चले आए थे। एक तरफ एक नारी को हटाने के लिए पूरी ताकत, पूरी मिशनरी, पूरी सरकार, पूरी मीडिया, पूरी पैसा, पूरी पूंजीपति, तमाम लोग लगे हुए थे एक नारी को हटाने के लिए। लेकिन ये फिर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहां जनता वहीं ममता, जहां ममता वहीं जनता। और जो ममता से करेगा वो तृणमूल कांग्रेस नहीं करेगा इनका। रियाज साहब, शुभेंदु अधिकारी की सीट पर लड़ने गई थी ममता, नतीजा क्या था वो आपको याद होगा लास्ट इलेक्शन। देखिए, पहले सुनिए, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन पहले तो जीत हम लोग की हो गई थी, उसके बाद जबरदस्ती हराया गया था। आज भी बहुत से जगह पे सीआरपीएफ जिस तरह से हमारे यहाँ, जहां हम वोट बगान में हम लोग जहां वोट हो रही थी, हमारे औरतों को सीआरपीएफ हकारत की निगाह से देख रहे थे। लोगों को वोट देने के लिए भयभीत कराया जा रहा था। अरे रियाज साहब, लोग वोट देने तो पहुंचे कम से कम इसलिए सीआरपीएफ वहां लगाई गई। और ये कोर्ट ने भी कई बार इस पर टिप्पणी की, जो ग्राउंड कंडीशन बंगाल में बनी, नहीं लगता आपको कि भाई एक न्यूट्रल फोर्सेस की दरकार थी वहां पर? ये ममता बनर्जी के लिए नैरेटिव लगाया जा रहा है। सिर्फ एक ही औरत, एक ही नारी है जो नरेंद्र मोदी की नींद हरा। विवेक गुप्ता जी, एक नारी को हटाने के लिए आप लोगों ने सब पूरी ताकत लगा दी चारों तरफ से। ममता जी ऐसी नारी है, सुन लीजिए अब रियाज साहब, ममता जी ऐसी नारी है जो संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करती हैं, सारी नारियों की दुश्मन बन जाती है। तो पहले पास ये उसी की दोबारा उसी कृत्य की सजा मिलने जा रही है जो ममता जी की विदाई है। एक तरफ नारी का बात बोलते हैं, दूसरी तरफ नारी को हटाने का बात। मैं रोकूंगा। राम पांडे जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? सर अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक बार चेक कराएं सिस्टम जी। चलिए, शशिकांत त्रिवेदी जी, सीआरपीएफ का जिक्र भी हो रहा था। सीआरपीएफ, लगता है आपको अगर सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर नहीं लगाई जाती, जो पिछले बंगाल इलेक्शन के जो अनुभव है, अगर हम बात करें न केवल ममता बनर्जी के कार्यकाल के, बल्कि हम लेफ्ट तक भी चले जाएं, तो नहीं लगता आपको कि वहां पे वाकई में दरकार थी? नहीं, देखिए क्या है कि पिछले इलेक्शन में कोविड था 2021 में, तो वहां स्थिति उस समय दूसरी थी। और जो वोटर टर्नआउट अभी आप देख रहे हैं तो 90% टच कर रहा है, कई जगह 92%, 93% गया है। तो इसका मतलब है कि लोग वोट देने आए। सीआरपीएफ लगती है, मिलिट्री लगती है, पुलिस लगती है, कोई नहीं लगता है, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज पीपल आर अलाउड टू वोट। जब तक लोगों को आप वोट देने दे रहे हैं तो कोई सी फोर्स लगाएं ना लगाएं, ये चुनाव आयोग का काम है देखना, बाद में उसका एनालिसिस होगा। अभी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आजकल ये होता है कि पहले लोग कहते थे कि वोटर टर्नआउट अगर बहुत अच्छा होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, लेकिन ऐसा आजकल नहीं होता है। आजकल बहुत ज्यादा वोट होते हैं तो अपोजिट पार्टी जीत जाती है। लेकिन अभी केवल चूंकि हम लोगों का डिस्कशन जो है वो ये एग्जिट पोल के ऊपर है, तो एक बात और मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि किसी राज्य में अभी चूंकि जब से जीएसटी आया है तब से फाइनेंशियल कंट्रोल सारे राज्यों के ऊपर है। राज्यों के पास अपने कमाने के लिए कुछ नहीं है, पेट्रोल के वैट और एक्साइज को छोड़ करके। फिर भी ममता बनर्जी की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मैं लिस्ट आउट नहीं कर सकता क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास।
ठीक है। तो वो स्कीम उन्होंने वहाँ कैसे लगाई है, क्या किया है, उसके कारण ये टर्नआउट है या नहीं है, ये फीमेल ओरिएंटेड स्कीम्स हैं जो जिनका असर कहते हैं बहुत ज्यादा है, और महिलाओं का वोट अभी तक तो जो वो आंकड़े बताते हैं वो ममता के फेवर में ज्यादा रहा है। मैं फिर जाऊंगा राम पांडे जी के पास। राम पांडे जी, मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर, 1 मिनट में आ रहा हूँ। राम पांडे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। नहीं सॉरी सर, प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं संजय राणा जी, अभी वोट प्रतिशत का भी हम जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी को करीब 2 से 2.5% ज्यादा दिख रहा है, तो ये छोटा सा फर्क भी सीटों में बड़ा अंतर दे देता है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर आप 2001 का 2011 का अगर आप चुनाव देखेंगे, 2 से 2.5% का अंतर था और सरकार का तख्ता पलट हो गया। तो जो सरकार 35-37 साल से चल रही थी, धराशायी हो गई। तभी किसी प्रवक्ता ने बोला था कि किसी प्रवक्ता ने बोला था कि नारी है उनको हटाना चाहते हैं। वो नारी है जो बलात्कार को प्रोत्साहित करती है, वो नारी है जो बोलती है कि 10 बजे आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत। वो नारी है जो महिलाओं के साथ नहीं कभी वो नारी है जो आप बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए, आप बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए। अरे ये वो नारी है जो औरतों का जो इससे पहले 2011 से पहले राम पांडे जी जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है, 2.5% का जिक्र कर रहे हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार चली गई थी, ममता बनर्जी जब मैदान में थी। ठीक है, राम पांडे जी प्लीज कैसे देख रहे हैं? अगर आवाज आपको मिल रही तो प्लीज राम पांडे जी दोबारा क्वेश्चन पूछिए। जी, पूरा एनालिसिस कैसे कर रहे हैं आप? दूसरा, कांग्रेस की इस पूरे इलेक्शन में भूमिका कहां है? जी देखिए, पूरा एनालिसिस बहुत कम शब्दों में कर देता हूं मैं। ये जो चुनाव था तो ये विपक्षी पार्टियों एक साइड थी और चुनाव आयोग दूसरी तरफ था। चुनाव आयोग के साथ में ईडी भी चुनाव लड़ रही थी। आप सोचिए, चुनाव प्रचार के दौरान ईडी छापे मार रही थी। जो भी बाहर से अधिकारी भेजे जा रहे थे वह बीजेपी का काम कर रहे थे। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, चुनाव आयोग, सीआरपीएफ, पुलिस सब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। और आज ही की बात देख लीजिए, जब वोटिंग जिस दिन होती है तो किसी भी दिन नौटंकी नहीं की जाती है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रिज का उद्घाटन या सड़क का उद्घाटन 4 दिन बाद किया जा सकता था, कल किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने आज किया। जो पूजा कल की जा सकती थी, उस पूजा की नौटंकी भी उन्होंने आज की। तो प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है। मैं सर्वे की बात बता दूं, सर्वे 2014 के बाद जितने भी आ रहे हैं वो बीजेपी। पांडे जी ये बताइए, बंगाल में परिणाम कुछ भी रहे, हुआ क्या? सारे सर्वे बीजेपी के फेवर के लिए आते हैं। बंगाल में तमिलनाडु की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में कितनी सीट मिल रही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को संजय राणा जी कितनी सीट मिल रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को लक्षद्वीप में कितनी सीट मिल रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये 94% जो वोट है ईवीएम से 10% बढ़ा दिया गया है। ईवीएम में या तो ये पहले वोट बढ़ाते हैं या बाद में वोट बढ़ाते हैं। ईवीएम से जब कांग्रेस राज्य में जीतती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठता है। जी ठीक है, संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। बस मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ प्लीज सर, प्लीज। 1991 का चुनाव सबको याद होगा, उस समय शायद आप पैदा नहीं होंगे, लेकिन ये जरूर पैदा हो गया होगा। 1991 में चुनाव हुआ तो राजीव गांधी साहब की हत्या हो गई थी और चुनाव को 1.5 महीने टाल दिया गया। तो अस्थि कलश लेकर पूरा मोहल्ले मोहल्ले घूमा जा रहा था। हाँ। वो क्या था? नौटंकी नहीं थी, वो नौटंकी नहीं थी, आचार संहिता नहीं था। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए, ऐसा है कि न 9 में न 13 में बंगाल इलेक्शन में खड़े नहीं हो पा रहे, स्टेडियम में खड़े होकर के ताली बजा रहे, बोल रहे हैं कि चलिए सर, समय थोड़ा कम है सर। संजय, माफी चाहूंगा संजय जी, चर्चा को यहीं थामेंगे, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं बंगाल में कि आखिर बीजेपी सरकार आ रही है, लेकिन 4 तारीख का हमें जरूर इंतजार करना होगा, चूंकि एग्जिट पोल हैं ये, नतीजे नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का महाडेविड में।